अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है मेडिकल इमेजिंग का। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम शॉर्ट टर्म में एमआरआई बोल देते हैं। अब एमआरआई क्या है? एक नॉन आयनाइजिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग मॉडलिटी मॉडल है, जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है कि इसमें जो इमेज बनता है वो डिटेक्ट किया जाता है सिग्नल जो एटॉमिक न्यूक्लियाई से आता है। और ये एटॉमिक न्यूक्लियाई आमतौर पे हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं, जिसमें हाई नेचुरल अबंडेंस इन वाटर एंड फैट होता है। यानी हमारे जिस्म में ज्यादातर पानी और फैट ही है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। और इसकी फेवरेबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इस एटॉमिक न्यूक्लियाई को जब हम किस में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस भेजते हैं, तो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा आज के टॉपिक में हमें समझ आ जाएगा। तो की फीचर्स क्या हैं? हम कहते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट आता है इसके अंदर, और वाइडली यूज होता है न्यूरोलॉजी में, मस्कुलो स्केलेटन में, इमेजिंग में, ऑन्कोलॉजी में, और कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग के अंदर। अब अगर हम इसकी फिजिक्स पढ़नी शुरू करें तो फिजिक्स क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर स्पिन के बारे में, कि कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम स्पिन कहते हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम की एक शक्ल है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये क्वांटाइज्ड है। ठीक है। अब वो एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनके अंदर नॉन जीरो स्पिन है, वो बिहेव करते हैं किस तौर पे? टाइनी मैग्नेट के तौर पे। और ऊपर जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है उसका स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 है, यानी कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज ए टाइनी मैग्नेट। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस जो होता है, वो एक टाइनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि बिहेव करती है बार मैग्नेट के तौर पे, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पिन के। तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं कांस्टेंट लगा के। कांस्टेंट यहाँ पे गैमा है, गैमा को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ये हर न्यूक्लियाई के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर हम हाइड्रोजन प्रोटॉन की बात करें तो गैमा 2 पाई इंटू 42.58 मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला है। तो इसे अगर हम 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 267.52 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला आ जाएगी। अब ये वैल्यू क्या डिटरमिन करती है? इससे हमें लार्मर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पता चलता है न्यूक्लियस की। यानी अगर हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इतनी कर दें जितनी यहाँ से निकल सकती है, तो वो वहां पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो रिप्रेजेंट करती है ट्यूनिंग ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेट। ट्यून का मतलब होता है दो डिफरेंट चीजों को हम एक जैसा कर देंगे। तो हायर गैमा का मतलब होता है कि न्यूक्लियस रिस्पॉन्ड करता है ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के, और रेजोनेट करेगा हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाके, जिससे इसको डिटेक्ट करना और आसान हो जाएगा, और ये ज्यादा सेंसिटिव होगा इन होमोजीनियस फील्ड के अंदर। अब क्या जनाब? अब आपके पास बिहेवियर जब हम देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम कहेंगे कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट आम तौर पर रैंडमली होते हैं ओरिएंटेड, और इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन कितनी होती है? जीरो। तो जब हम इस सारी चीज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पे 1.5 से 3 टेस्ला होता है क्लिनिकल एमआरआई के लिए, और 7 टेस्ला से ज्यादा होता है रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट हाइड्रोजन प्रोटॉन का इंटरेक्ट करता है फील्ड के थ्रू। और दायरा इसका ना दो फील्ड हो गई, एक तो एक्सटर्नल होगी और एक वो हाइड्रोजन की अपनी हो गई। तो ये जो फिनोमेना होगा उसे जीमान इफेक्ट बोलेंगे। अब ऐसा करने से जो इंटरेक्शन से जो एनर्जी है वो होती है -μ.B0। हम इसे जी कंपोनेंट लेते हैं -μ/Z/B0। अब μ/Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है अलोंग B0, तो हम इसे जी एक्सिस कन्वेंशनली ले रहे हैं। तो हाफ स्पिन न्यूक्लियाई दो तरह की स्टेट्स पैदा कर सकता है। अगर स्पिन अप हो जाएगी तो हम कहेंगे m1/2, तो ये लो एनर्जी स्टेट होगी कि वो B0 के पैरेलल हो गया। अगर वो एंटी पैरेलल हो जाता है, स्पिन डाउन हो जाएगी -1/2, तो ये हाईएस्ट एनर्जी होगी, अपोज्ड होगा B0 के। यानी समझ लें उसने 180 का टर्न लिया है। तो अब आप इस ऐसी सूरत में उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसने टर्न ज्यादा लिया है। तो दोनों का फर्क अगर देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए, तो वो आ जाएगा गैमा H कट B0। अब गैमा जो आपके पास B0 है, इसको हम कह देते हैं एच ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है? लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
अब यहाँ से अगर हम गामा की जगह 2 पाई एफ नॉट डाल दें तो एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट गामा ओवर 2 पाई बी नॉट। गामा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है किसके, बी नॉट के। तो इक्वेशन स्टेट करती है कि फ्रीक्वेंसी जो प्रोटॉन की है वो लीनियर प्रोपोर्शनल है लोकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो ये फंडामेंटल आपका प्रिंसिपल है जो लाई करता है बोथ सिग्नल एक्साइटेशन और स्पेशल एनकोडिंग के लिए। अगर हम कहें कि 1.5 टेस्ला एम्मा जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी तो ये फ्रीक्वेंसी की 68.87 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। और अगर हम 3 टेस्ला की बात करें तो ये तकरीबन तकरीबन आपके पास 128 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब आरएफ सिग्नल और सिग्नल फॉर्मेशन की बात की जाए तो हम कहेंगे इस मेजरेबल सिग्नल के लिए नेट मैग्नेटाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम स्टेट अलोंग जी एक्सिस। तो ये कैसे होता है, जब हम एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को जिसे हम बी वन कह देंगे वो अप्लाई करेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी की प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगी बी नॉट के। यानी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो प्लेन परपेंडिकुलर है हमारी उस प्रोटॉन्स वाली फील्ड के, जिससे पल्स जो होगी टिप करेगी नेट मैग्नेटाइजेशन अवे होगी जी एक्सिस से और ट्रांसवर्स कर जाएगी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो अब आपका जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इसे हम फ्लिप एंगल बोलेंगे जो डिटरमिन करेगा मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन ऑफ आरएफ पल्स। यानी अब आज का मतलब दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके उसकी जो आपकी नेट मैग्नेटाइजेशन है उसे जी एक्सिस से उठा के कहाँ ले गई, एक्स वाई प्लेन में ले गई। तो ये फ्लिपिंग हुई है। तो ये जो फ्लिप एंगल है ये हमें किसके बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में। तो अगर फ्लिपिंग एंगल 90 डिग्री है तो हम कहेंगे जो मैग्नेटाइजेशन को ले गया किसके अंदर, ट्रांसवर्स प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन में। अगर 180 है तो वो इन्वर्ट मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। तो हमें तो 90 चाहिए। तो आफ्टर 90 की जो आरएफ पल्स लगती है तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होती है इफेक्टिवली डिसअपियर हो जाती है क्योंकि स्पिन अपीयर स्टेशनरी हो जाती है और आरएफ फील्ड जो है बी वन वो अपीयर होती है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इन ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो अब आपके पास सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है हम कहेंगे वो प्रिसेस करेगा इन ट्रांसवर्स प्लेन और क्रिएट करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज, तो फैराडे लॉ कहता है वहां पे चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आएगी। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा किसके अंदर, यानी जो कॉइल पड़ी है उसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएगा जो पास ही रखी होगी। इस एमआर सिग्नल को हम फ्री इंडक्शन डिके या एफआईडी कह देते हैं। अब इस वो सिग्नल डिटेक्ट होगा, आगे चल के बढ़ते हैं डिटेक्ट कैसे होगा, मगर उससे पहले क्या करते हैं अभी रिलैक्सेशन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि अगर जब आरएफ पल्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो सिस्टम रिटर्न करते हैं अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे दो साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट रिलैक्सेशन प्रोसेस से जिनको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन जिसे स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक्साइटेड स्पिन जो आपके पास न्यूक्लियाई हुए हुए हैं वो सराउंडिंग जो मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट है लेटेस्ट है उसको एनर्जी दे देते हैं, जिससे रिस्टोर करता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और T1 रिप्रेजेंट करता है रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। इसका फार्मूला होता है mzt इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर T1 यानी एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो ये कुछ फैट के मसल्स के और आपको के रिलैक्सेशन टाइम दिए हुए इतनी देर में वो रिलैक्स हो जाते हैं। T1 जो इन्फ्लुएंस होता है फील्ड की स्ट्रेंथ से होता है यानी एम नॉट जिससे लिखा हुआ है और मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल से होता है। दूसरे वाला क्या है जी, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। जब आपने आरएफ पल्स हटा दी तो स्पिन प्रोसेस जो इन फेज था ट्रांसवर्स प्लेन के साथ, तो वो आपकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ स्पिन एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पे लेटेस्ट को एनर्जी नहीं जा रही तो इसका मतलब लॉज ऑफ फेज कोहेरेंस होगा, यानी कि एक न्यूक्लियर किसी और फेज पे चला जाएगा दूसरे वाला किसी और पे, यानी से डी फेजिंग कह देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है जिसमें ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूडनल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और डिके ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को एक्सप्रेस किया जाता है एम एक्स वाई टी और ये एम एक्स वाई जीरो यानी नेचुरल जो स्टार्टिंग पे था और ई की पावर माइनस टी बाई T2। अब हकीकत में क्या होता है कि जो डिके सिग्नल होता है वो मच फास्टर होता है प्योर T2 से, तो उसे हम T2 प्राइम या स्टार कह देते हैं। ये फास्टर इसलिए होता है कि एडिशनल डीफेजिंग होती है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की इनहोमोजेनिटी यानी इम्परफेक्शन होता है मेन मैग्नेट में और ससेप्टेबिलिटी इफेक्ट के डिफरेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन टिश्यू होती है, तो इस वजह से वो बहुत जल्दी डिके कर जाता है।
अब कहते हैं सिग्नल इमेज कैसे बनेगा, तो स्पेशल एन्कोडिंग और इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए देखते हैं 2D और 3D इमेज बनाने के लिए जो एमआरआई है उसके अंदर स्पेशल ओरिजिन देखना पड़ता है सिग्नल का कि लोकेशन कहाँ है। तो हम कहेंगे ये ऑब्जर्व किया जाता है लीनियर मैग्नेटिक ग्रेडियंट्स लगा के, जो कि लार्मर फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। इसमें 3 है, GX, GY, GZ। तो अब जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो पहले गामा बी नॉट थी, अब उसके साथ ये भी 3 ऐड हो गए। तो जी जेड से शुरू करते हैं, ये स्लाइस सिलेक्शन की बात करता है। ये जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम कहेंगे ये अप्लाइड करता है किस पे, आरएफ पल्स पे, कि सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर ही क्या आए, रेजोनेंस कंडीशन आए। फिर फेज एनकोडिंग, ये वाई एक्सिस पे होता है, तो ये आप यानी अप्लाई किया जाता है ब्रीफली, बहुत ही कम, ताकि जो एक पोजीशन डिपेंडेंट है फेज शिफ्ट वो अब आपके पास। दूसरा है फेज एनकोडिंग, तो जो ग्रेडियंट है जी वाई वो अप्लाई किया जाता है ब्रीफली, जिससे पोजीशन डिपेंडेंट फेज शिफ्ट आती है। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग है रीड आउट, तो ग्रेडियंट जी एक्स अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग द सिग्नल एक्विजिशन, यानी सिग्नल जब अप्लाई किया जा रहा होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल डिपेंडेंट हो जाती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो रॉ डाटा को के स्पेस में कलेक्ट किया जाता है, जो कि आपके पास रिप्रेजेंट करता है स्पेशल फ्रीक्वेंसी डोमेन। फिर इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स लगाया जाता है, के स्पेस पे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है फाइनल एनाटॉमिकल इमेज को। अब इसमें कुछ जो प्रॉब्लम आते हैं आर्टिफैक्ट्स, उनकी वजूहात की बात की जाए तो मोशन आर्टिफैक्ट सबसे मेन है। ये पेशेंट की मूवमेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से फेज एरर आ जाता है, वो एज अ गोस्ट अपीयर होता है, और मिटिगेट यानी फास्ट सीक्वेंस से इसे कवर किया जाता है। सब्सट्रैक्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट है, ये आपके पास होता है फील्ड डिस्टॉर्शन होता है फ्रॉम मेटल टू एयर इंटरफेरेंस। वर्सन और कर देता है T2 जो होता है इन उसके लिए, यानी उसके लिए टिके टाइम को बहुत स्लो कर देता है ये। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है, फास्ट वाटर जो फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज एट 1.5 टेस्ला, वो मिस इंटीग्रेशन को जन्म देती है। अलेजिंग है अंडरस्टैंडिंग, जो अंडर सैम्पलिंग है के स्पेस में, वो एक रैप अराउंड के लिए, वो भी आपके पास अ, यानी सैंपल को कम कर देती है अलाइजिंग के स्पेस के अंदर, ये भी एक आपके पास एक आर्टिफैक्ट है। तो ये जना हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।